ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी का क्या यूज़ है हमारी जो नर्सिंग के अंदर, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज कहाँ कहाँ हमें किस काम आती है। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है, कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, सबसे पहले अगर इसके वर्ड को डिकोड करोगे तो आप, माइक्रो का मीन्स है कि स्मॉल सब्सटेंस, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, जिसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। और बायोलॉजी का मीन्स क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और लॉजी मीन्स स्टडी। अब इसका मीनिंग ये है माइक्रोबायोलॉजी का, कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले है क्या, माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जो कि हमें किसके अंदर विजिबल है, ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच जैसे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये किसके साथ डील करती है, डील करती है जो हमारे कॉजेटिव एजेंट है इन्फेक्शस डिसीज़ के, ठीक है, जो रिएक्शंस करते हैं इन इन्फेक्शन से, द वेज इन विच दे प्रोड्यूस डिसीज एंड मैथड फॉर देयर डायग्नोसिस। इसका मीनिंग ये है, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी दोबारा क्या होती है। पहला, माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांच है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हम जो इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है, उनको जो करने वाले पॉजिटिव एजेंट्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ, कैसे वो इंस्पेक्शन स्प्रेड आउट करते हैं, किस तरीके से वो डिसीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के डायग्नोसिस के मेथड्स क्या है। अगर हम अच्छे तरीके से ये पता कर पाए कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके अगर पता कर ले, तो ये हमें बेनिफिशियल होगा उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में पेशेंट को, ठीक है। जो डिसीज़ है वो किससे ट्रांसमिटेड होती है, नॉर्मली कॉन्टैक्ट से, फ्रॉम मैन टू मैन, ठीक है। और ये हमें कब से पता है, ये हमें बिब्लिकल टाइम से, यानी कि काफ़ी पहले से हमें पता है कि जो डिसीज़ है नॉर्मली कॉन्टैक्ट से फैलती है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो वेरा और कॉलमेला है, जो फर्स्ट सेंचुरी BC के अंदर आए थे, इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि डिसीज़ किसी, जो सबसे पहले ये साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने बताया था कि डिसीज़ किसी ऑर्गेनिज्म से होती है जो कि इनविजिबल होता है, ठीक है। किससे होते डिसीज़, इनविजिबल ऑर्गेनिज्म से, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमेलिया मिनेटा। और माइक्रोब्स भी क्या होते हैं, हमारी आइज़ के लिए इनविजिबल होते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल होता है, साइज़ बहुत स्मॉल होता है, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। हम अनएडेड आई से इसे नहीं देख पे, और हमारे पास इसकी डेफिनेटिव नॉलेज नहीं थी। और जब ये नॉलेज हमें मिली है, कब, जब हमने माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए, तब हमें माइक्रोब्स के बारे में नॉलेज मिल पाई है। और जो ये बैक्टीरिया का ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन का जो ये पूरा क्रेडिट है, वो जाता है, ठीक है, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटनी वैन ल्यूएनोक को, जो कि जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने माइक्रोस्कोप में इन्वेंशन में मदद की थी, ठीक है। इन्होंने कई प्रोसेस निकाले थे, जिनकी वजह से हम बैक्टीरिया को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ओके। इन्होंने डिस्क्राइब किया था 3 मेजर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की इन्होंने 3 फॉर्म्स बताई थी। और सिग्निफिकेंस क्या था इनकी ऑब्जर्वेशन का, वो रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इन्होंने जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ल्यूनिक, इनकी ऑब्जर्वेशन को इन्होंने कंफर्म किया कि एक्चुअली में कोई ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं देख पाते, ठीक है, जिनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं और जिनकी हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। सबसे पहले अगर हम इस बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। अगर हम प्रोटोजोआन्स की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोला जाता है प्रोटोजोलॉजी। एल्गाई की स्टडी करने वाली ब्रांच को बोला जाता है फाइकोलॉजी। और पैरासाइट्स को क्या बोला जाता है,
पैरासाइटोलॉजी। हम इन सब ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्टडी करते हैं। यीस्ट और मोल्ड और ये फंगाई, अगर इनकी स्टडी की जो ब्रांच है इसे बोला जाता है माइकोलॉजी, और जो वायरसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है वायरोलॉजी। इनका फ़ायदा क्या है इनको स्टडी करने का? जैसे अगर हम बैक्टीरिया के बारे में पता करते हैं कि भाई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का कंपोजिशन, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोटीन कौन से हैं, और बैक्टीरिया किससे अफेक्ट होता है, बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए कौन से कंस्टिट्यूएंट चाहिए, बैक्टीरिया किन केमिकल से सेंसिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन सी पर्टिकुलर डिसीज़ का कॉज करता है। हम उसके आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रॉपर मेडिकेशन देख सकते हैं उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। साइंटिफिक डेवलपमेंट, माइक्रोबायोलॉजी की कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट है जो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी लुईस पास्चर ने, ठीक है। जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की थी और इनके साथ इनकी मदद की थी रॉबर्ट कॉश ने। रॉबर्ट कॉश ने एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड लिस्टर, और कंट्रीब्यूट किया था पॉल एनरिच ने कीमोथेरेपी के अंदर। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि लुईस पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिन्हें कहा जाता है, रॉबर्ट कॉच जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी क्या की थी, इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में हेल्प की थी इन्होंने। और जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है वो किसने आइडेंटिफाई की थी, लॉर्ड लिस्टर ने। और पॉल एनरिच ने किस में मदद की थी, कीमोथेरेपी, ओके। सबसे पहले लुईस पास्चर की अगर बात करेंगे तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जो इनकी बर्थ था वो था 1822 और ये कब तक थे, 1895 तक इनका काम चला था। ही वॉज ट्रेंड केमिस्ट ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के ट्रेंड केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन को इस्टेब्लिश किया जो कि किसकी मदद से होता था, माइक्रोबियल एजेंट्स की मदद से। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन का लुईस पास्चर का क्या है माइक्रोबायोलॉजी में, सबसे पहले इन्होंने डेवलपमेंट किया था मेथड को और टेक्निक्स को जो कि बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ज़रूरत होती है जिनकी। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी के लिए, जैसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो पर्टिकुलर कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और वो बैक्टीरिया कौन से केमिकल से सेंसिटिव है, ये इन्होंने मेथड और टेक्निक्स को डेवलप किया था। दूसरा इन्होंने क्या है कि प्रूव किया था कि जो सारी लाइफ फॉर्म्स है, यहाँ तक कि जितनी भी लाइफ फॉर्म है, यहाँ तक कि माइक्रोब्स, वो सारी की सारी अपने ही एलाइक से अराइज होती है एंड नॉट डे नोवो। नॉट डे नोवो का यहाँ पे मतलब है कि देखो एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी। उस थ्योरी के हिसाब से कि जो भी लाइफ फॉर्म है वो नॉन लिविंग थिंग से भी ओरिजिनेट हो सकती है, ठीक है। यानी कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि मान लो एक पीस ऑफ चीज़ हमने रख दिया है, अगर ये पीस ऑफ चीज़ है हम ऐसी जगह रखते हैं जो कि डार्क कॉर्नर या ऐसी स्वैम्प प्लेसेस है, इस चीज़ ऑफ कॉर्नर को वहाँ अगर हम काफ़ी हफ्ते रखेंगे तो वहाँ पे जो भी लाइफ वगैरह है वो फॉर्म हो जाएगी, लाइफ फॉर्म्स फॉर्म हो जाएगी, जैसे रैट्स वगैरह या फिर और भी कई सारी लाइफ फॉर्म हो सकती है, ठीक है, इसकी मदद से। लेकिन इसको डिसप्रूव किया था कि किसने, लुईस पास्चर ने कहा था कि जो भी लाइफ फॉर्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, वो हमेशा फॉर्म होती है अपने एलाइक से। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट नहीं थी चीज़ के पास, तो वो वहाँ फॉर्म नहीं होने वाली। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है इसे डिसप्रूव किया था, ठीक है, ओके, ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है, इन्होंने स्टरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया था, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का, और इन्होंने डेवलपमेंट किया था स्टीम स्टरलाइजर को, ऑटोक्लेविंग मेथड को और हॉट एयर ओवन मेथड को, जो कि आज भी स्टरलाइजेशन के अंदर वाइडली यूज टेक्निक्स हैं, ओके। अगला है जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी में को इंट्रोड्यूस किया था। जोसेफ लिस्टर जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1827 और 1912 में, ठीक है।
इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन ग्लासगो, जो ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी थी उसके अंदर ये क्या थे, प्रोफेसर थे सर्जरी के। इन्होंने पास्चर का वर्क अप्लाई किया और किसको इंट्रोड्यूस किया, एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को सर्जरी के अंदर। कब, 1867 के अंदर। और इन्होंने ये प्रनाउंस किया कि जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसकी मदद से मॉर्टेलिटी रेट में और मॉर्बिडिटी रेट में इफ़ेक्ट हुआ है, ड्रॉप हुआ है इनके रेट में, यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी गिर गया है, मॉर्बिडिटी यानी कि जो इन्फेक्टेड रेट है, जो डिसीज़ होने का रेट था वो भी कम हो चुका है सर्जिकल एसेप्सिस की वजह से। सर्जिकल एसेप्सिस में क्या हो रहा था कि एंटीसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा था जिनकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो रहा था, तो लोगों को इससे हार्म नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे, मॉर्टेलिटी रेट गिर गया था, कम से कम इन्फेक्ट हो रहे थे सर्जरी के केस के दौरान। इट वॉज माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था सर्जिकल प्रैक्टिस के अंदर एवोल्यूशन का, ठीक है। आगे इन्होंने मॉडर्न एसेप्टिक टेक्निक्स में भी योगदान दिया था। हीज एंटीसेप्टिक सर्जरी इन्वॉल्व यूज ऑफ द कार्बोलिक एसिड, कि जिनकी जो एंटीसेप्टिक सर्जरी थी उनमें कौन से एसिड का यूज़ होता था, कार्बोलिक एसिड, और इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता था। अगले हैं रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच एक जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर थे, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, पहला इन्होंने परफेक्ट बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की थी जिनके अंदर ये आइसोलेट करते थे प्योर स्ट्रेन्स को बैक्टीरिया के, यानी कि हम जब स्टेनिंग वगैरह के मेथड से हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उनको। हमें बैक्टीरिया को अगर स्पेसिफाई करना है कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप बैक्टीरिया है तो हमें उसे बाकी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से अलग करना होता था। तो इसके लिए इन्होंने कई सारे ऐसी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की थी जिनके दौरान हम क्या कर सकते थे, उस प्योर स्ट्रेन से हम कई सारे बैक्टीरियाज को आइसोलेट कर सकते थे। इन्होंने मेथड इंट्रोड्यूस किए थे बैक्टीरिया को ऑब्टेन करके प्योर कल्चर में ऑब्टेन करने के यूजिंग सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया का मतलब है कि एक सॉलिड मीडियम के अंदर जो बैक्टीरिया का हमने कल्चर ले रखा है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को हमें प्योर कल्चर में ऑब्टेन करना है। प्योर कल्चर का मतलब है कि पर्टिकुलर एक ही टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया नहीं होगा। और सॉलिड मीडिया का मतलब होता है कि ठीक है, कल्चर मीडिया एक ब्रांच, एक स्टडी है इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं कि वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर किस तरीके से ग्रो करते हैं, कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं। तो सॉलिड मीडिया एक कल्चर टाइप का मीडियम है जिसके अंदर हम अगार पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये पाउडर के पास कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। इस पाउडर के अंदर हम किसी भी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हम इस बैक्टीरिया को प्रोजेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इस अगार पाउडर के अंदर डाला जाता है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ पे किसी भी तरीके का कोई असर नहीं डालेगा। जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा वो उसकी नेचुरल ग्रोथ होगी, ये किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। किसी भी मीडियम में अगर हम अगार पाउडर का यूज़ करेंगे और वो भी लगभग 2%, तो उसे सॉलिड मीडिया ही कहा जाएगा। अगला है इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग टेक्निक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। स्टेनिंग टेक्निक्स से हम बैक्टीरिया की शेप को आइडेंटिफाई कर सकते थे, बैक्टीरिया के स्पेशल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है, और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। स्टेनिंग टेक्निक्स के कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कि ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के अंदर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है और कौन सा नॉन एसिड फास्ट है, ठीक है। अगला है डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स बैसिलस। इन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलस की डिस्कवरी की थी, ट्यूबरकल बैसिलस की और कॉलरा विब्रियोस की। इन बैक्टीरियाज की डिस्कवरी इन्होंने की थी। अगला कॉस्ट पॉस्टुलेट्स। तो कॉस्ट ने क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए थे। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट पॉस्टुलेट्स, कॉस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज़। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप उसको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जब भी बोलते हो पर्टिकुलर डिसीज़ का, जब वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। और वो पर्टिकुलर कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। पहला, ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होता हो लीजन ऑफ डिसीज़ के साथ, ठीक है, कि वो हमारे डिसीज़ के पार्ट पे प्रेजेंट हो और वो अफेक्ट करता हो हमारे टिश्यूज़ को, लीजन्स फॉर्म करता हो। दूसरा,
इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। अगर हम जहाँ भी डिसीज़ हुई है पर्टिकुलर डिसीज़ का लीजन ले तो उसके अंदर से हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस डिसीज़ पर्टिकुलर डिसीज़ के रिस्पॉन्सिबल है हम उसे कल्चर मीडिया में आइसोलेट कर सकें। या तीसरा पॉइंट, आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म जो प्योर कल्चर में हमने ले रखा है अगर हम उसे इनोकुलेट करें, इनोकुलेट का मतलब है अगर हम उसे इंट्रोड्यूस करें सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल्स में, तो वो सिमिलर, मान लो अगर कल्चर में तुमने वो जो डिसीज़ हो रखी थी पर्सन को उससे वो बैक्टीरिया ऑब्टेन किया है या जो भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन किया है, अगर तुम उसे इनोकुलेट यानी इंट्रोड्यूस करोगे किसी भी लेबोरेटरी एनिमल्स को, जो पर्टिकुलर पर्सन को डिसीज़ थी ना पहले, जैसे कोई पर्सन बीमार था, हमने वो जो पर्सन बीमार था उसके लीजन से हमने क्या किया, ये ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन किया। अगर अब इस ऑर्गेनिज्म को हम इनोकुलेट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे लेबोरेटरी एनिमल्स को, तो वहाँ पे भी वो सिमिलर डिसीज़ प्रोड्यूस करेगा। अगला फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म, कि ये पॉसिबल होना चाहिए कि अब हमने जिस एनिमल को इंट्रोड्यूस करा है वहाँ से हम इसे री आइसोलेट कर सके ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर के अंदर। किससे? एक्सपेरिमेंटल एनिमल से। पहले हमने उस पर्सन से लिया था, फिर हमने एनिमल को इंट्रोड्यूस किया, फिर हम एनिमल से भी इसे क्या कर सके, री आइसोलेट कर सके। तो ऐसी कंडीशन में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा भाई, इन्फेक्शियस डिसीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर लिया जाएगा। अगला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस और रेलेवेंस क्या है इसकी नर्सिंग के अंदर, कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो किस तरीके से हमारी हेल्पफुल है। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट किससे डील करता है, माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं ऑब्जर्व होते, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट की। जो नर्स इन्वॉल्व होती है हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन कंट्रोलिंग के लिए, उस नर्स को माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है, ताकि उसे ये पता हो कि हार्मफुल और हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ह्यूमन बींग के लिए, कौन सा हार्मफुल है कौन सा हार्मलेस है। नर्स को माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज अप्लाई करनी चाहिए हेल्थ केयर में। किसके लिए अप्लाई होती है माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज, ड्रग प्रोडक्शन के लिए। जो भी ड्रग वगैरह प्रोड्यूस होती है वो इनके एक्शन पे ही तो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि जितनी भी एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस है वो किसके लिए यूज़ होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को हाल्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स है वो किस लिए बनती है, ताकि वायरस की हम ग्रोथ को रोक सकें और हम उसे क्या कर सकें, किल कर सकें, ठीक है, ओके। और इसका पता हमें कैसे चलता है, जब हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जब हमें पता चलता है बैक्टीरिया के टाइप्स, साथ में हमें पता चलता है बैक्टीरिया को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ के लिए, किन से वो सेंसिटिव है, जिनसे वो सेंसिटिव है हमें पता है वो वाइटल इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए ड्रग बनाने के लिए, ठीक है। और अगला, ये डायग्नोसिस में पता करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया किस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज काम आती है। डायग्नोसिस के लिए भी, स्टरलाइजेशन मेथड्स के लिए भी काम आती है, कि स्टरलाइजेशन मेथड्स उस बैक्टीरिया को अंदर, जो स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर अब हम ड्रग वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो भी केमिकल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या वो उन बैक्टीरियाज को या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हॉल्ट करेगा, ठीक है, और उनको क्लीन करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं। नर्स यूज़ करती है हॉट वाटर और एंटीसेप्टिक मेजर्स, किसके लिए, सर्जिकल नाइफ्स के लिए, निडल्स के लिए। एंटीसेप्टिक मीन्स क्या होता है पहले तो ये समझो। एंटीसेप्टिक मीन्स होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगर किसी भी वर्ड के आगे एंटी हमेशा लगा रहता है तो इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और सेप्टिक का मीन्स होता है इन्फेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर आप कभी भी एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक प्रोसीजर, एंटीसेप्टिक मेजर्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगेंस्ट द इन्फेक्शन वो मेज़र लिए जा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो भी सर्जिकल नाइफ्स है, जो निडल्स है या जो सीजर्स है या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, हम एंटीसेप्टिक मेजर्स का यूज़ करें और हम उसको किसके फ्री फ्रॉम कर दें, किससे, माइक्रोब्स से। माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज हमें नॉलेज देती है नर्स को कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है और उसके सैंपल्स को जो कि किससे अफेक्टेड है, कम्युनिकेबल डिसीजेस से, ठीक है। अगला, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस बाय सिंपल टेस्ट, नेमली मॉन्टॉक्स टेस्ट, कि मॉन्टॉक्स टेस्ट से हम नॉर्मली जो ट्यूबरक्लोसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कि कौन सा हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, हम उसे माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट से, ठीक है।
हम उसे एसिड फास्ट स्टेनिंग से भी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, क्योंकि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है, जो कि क्या कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस। और कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जैसे एलिसा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रेडियो एमिनो एसे, ऑल्सो यूज प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनके अंदर भी हम किसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिसीजेस का। इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद ये माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रो था। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज है जो हमें काम आती है डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए, हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ओके, और इसकी हमें जो माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज है हमें स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स वगैरह में हेल्प करती है, हमें चीज़ों को फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करने में मदद करती है। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के कुछ पढ़े थे, जैसे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा लुइस पास्चर जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने मेथड्स बनाए थे, टेक्निक्स बनाए थे बैक्टीरियोलॉजी के लिए, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है इसको डिस्प्रूव किया था कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स ही क्यों ना हो, वो हमेशा अपने ए लाइक से ही ओरिजिनेट होगी, यानी माइक्रोब्स माइक्रोब से ही ओरिजिनेट होंगे, वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह से ओरिजिनेट नहीं हो सकते। और इन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह का भी क्या किया था, डेवलपमेंट किया था, जो अभी भी होती है मॉडर्नली यूज़। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। इन्होंने सर्जिकल सेप्सिस मेथड्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम हो गया था। रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने प्योर स्टेन्स, यानी बैक्टीरिया जो नॉर्मली किस में प्रेजेंट होता है, एक मिक्सचर में प्रेजेंट होता है कई डिफरेंट बैक्टीरियाज के साथ, तो हर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए आइसोलेट करना ज़रूरी था। तो इन्होंने आइसोलेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स को बताया था, ताकि हम बैक्टीरिया को अलग से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, इन्होंने कुछ मेन बैक्टीरियाज जैसे एंथ्रेक्स का बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस और कॉलरा विब्रियो को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट पॉस्टुलेट इन्होंने बताया था कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप पॉजिटिव एजेंट बोलोगे, जो कि कहाँ पे एसोसिएटेड हो डिसीज़ के लीजन से। ओके, और उसके बाद हम उस लीजन से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, आइसोलेट कर सके, और आइसोलेट करके हम उसे क्या देख सके, लेबोरेटरी एनिमल्स को, और वो भी क्या प्रोड्यूस कर सके, सिमिलर डिसीज़, अगर हम उसे लेबोरेटरी एनिमल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए और हम उसे री आइसोलेट कर सके लेबोरेटरी एनिमल से। उसके बाद इंपॉर्टेंस और इसकी रेलेवेंस थी नर्सिंग में। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद अगला टॉपिक हम जो करेंगे वो पढ़ेंगे हम बैक्टीरियल सेल के बारे में। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के बारे में हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरियल सेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल्स को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है।